नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेशन। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन है, सिर्फ बेसिक चीज़ें जानेंगे इकोनॉमिक्स के। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो फर्स्ट चीज़ है हमारी डिफाइनिंग इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज़ दी सोशल साइंस दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इकोनॉमिक्स जो है आपका वो एक सोशल साइंस है। और ये क्या स्टडी करता है? ये स्टडी करता है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और साथ ही साथ कंजम्पशन को। किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। इसके साथ ही वो डील करता है कैसे इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट और सोसाइटी अपनी चॉइसेस बनाएं और कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए। रिसोर्सेज एलोकेशन का मतलब देखो, अगर हम अर्थ की बात करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन जो हमारी नीड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो कैसे इन अनलिमिटेड नीड्स को सेटिस्फाई इन लिमिटेड रिसोर्सेज से किया जाए, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ेगा रिसोर्स का। तो ये सब हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का की फोकस होता है कि कैसे स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स मतलब कम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, ताकि जो ह्यूमन वांट्स है, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, तो कैसे आप रिसोर्सेज को यूज़ करके, जो कि बहुत कम है, उनसे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। यही की फोकस है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स वर्ड की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया से बना हुआ है, और ओकिनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। सबसे पहली चीज़ तो स्कार्सिटी, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारे वांट्स हैं यानी ह्यूमन वांट्स वो अनलिमिटेड है। तो कैसे इनको आप यूज़ करें, इन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें ताकि जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। दूसरी चीज़ है चॉइस। अब देखो, चॉइस का क्या मतलब है कि अभी हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक, और हमें अपने अकॉर्डिंग चॉइस करनी पड़ती है कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव अपने लिए चूज़ करना है, क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। तो हमने एक चॉइस बनाई, तो अब हम क्या चॉइस करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो यही बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना अमंग लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, इसको हम क्या कहते हैं? चॉइस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चॉइस से जुड़ा हुआ है कि जब आपने एक चीज़ का सिलेक्शन किया, आपके पास n नंबर ऑफ़ चीज़ें थी, आपने उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर ली, आपको लगा ये बेस्ट है आपके लिए, लेकिन उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं वो चली गई। अब आपको सिर्फ यही मिलेगा क्योंकि आप एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें चली गई ना, इसको ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो चला जाएगा जब आप कोई एक चॉइस बना लोगे तो। ठीक, नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं भाई? तो सबसे पहला तो होता है लैंड, सेकेंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ कैपिटल एंड फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड यानी लैंड आपका नेचुरल रिसोर्स, कि अगर आपको कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना है या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, जो भी प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कहाँ पे स्टार्ट करोगे प्रोडक्शन। तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्स चाहिए। अब लैंड तो हमने ले लिया, लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स, लैंड तो हमारे पास है, लेकिन उस पर काम करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ह्यूमन एफर्ट। तो ह्यूमन क्या देगा? अपना लेबर, अपने मेहनत लगाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेबर। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। अब लैंड भी हमारे पास, लेबर भी मिल गया, लेकिन कैपिटल भी तो चाहिए, पैसे चाहिए। आपको पैसे चाहिए ताकि आप मशीनरीज खरीद सको, ताकि आप टूल्स खरीद सको। ठीक, और मशीनरी और टूल्स भी एक तरीके की कैपिटल्स ही हैं, और साथ ही साथ पैसा, इसकी भी ज़रूरत होगी। तो ये क्या हो गया? फोर्थ रिसोर्स हो गया आपका।
और थर्ड रिसोर्स। और फोर्थ क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिजनेस स्किल हो, जो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके, वो चाहिए जो बिज़नेस को चला सके। तो ये 4 रिसोर्सेज होती हैं जो आपको याद रखना है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगला देखो, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस है? तो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि नाम में ही दिख रहा है कि माइक्रो है तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेगा। किसकी बात करेगा? इंडिविजुअल यूनिट्स की, जैसे कि सिर्फ कंज्यूमर्स, फर्म्स और मार्केट्स, इंडिविजुअली बात करेगा इनकी। एग्जाम्पल देखिए, प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब किसके अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इकोनॉमी एज अ होल बात करेगा। ठीक, इस जैसे एग्जांपल देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आएगा? नेशनल इनकम आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। ये सब किसके अंदर आएगा? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की कितनी टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं 3 टाइप की हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ओनरशिप है किसी भी चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कोई एक कंट्री है, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो किसके अंदर है? प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर है। ठीक, यानी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास ओनरशिप है पूरे रिसोर्सेज का। तो ये क्या हो गया? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। अब यहाँ पे जो डिसीजन है वो ह्यूमन वेलफेयर या वहाँ के सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि प्रॉफिट और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग किया जाएगा डिसीजन। और इसका एग्जांपल है यूएसए और यूके। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो सोशलिस्ट, जैसे कैपिटलिस्ट में सब कुछ प्राइवेट के पास था, प्राइवेट ओनरशिप का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप यानी वो जो कंट्री है ना उसकी ओनरशिप, उसके गवर्नमेंट की ओनरशिप। तो यहाँ पे स्टेट ओन करेगा रिसोर्सेज को, तो गवर्नमेंट जो है वो पूरा कंट्रोल करेगी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किसके लिए होगा? टोटली सिटीजन वेलफेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट और इससे कोई भी संबंध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मर यूएसएसआर, जो पहले यूएसएसआर था जो अभी रशिया बन चुका है, और चाइना में भी पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती थी। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी देखो, ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिला दो तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है, इसलिए इसका नाम मिक्स्ड है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट भी होगी। ठीक, तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना, किसका? मार्केट का। मार्केट यानी आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट की प्लानिंग भी साथ साथ होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया और फ्रांस। ठीक है, तो ये 3 टाइप की इकोनॉमीज़ है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। चलो सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमें 3 हैं, इसके अलावा भी 2 और होते हैं, क्वाटरनरी और क्विनरी, लेकिन अभी हम 3 देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब देखो, प्राइमरी यानी फर्स्ट, तो सबसे पहले रिसोर्सेज का आप क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, इनका एक्सट्रैक्शन करना, ये किसके अंदर आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे सिंपल सी चीज़ है, एग्रीकल्चर, फिशिंग या माइनिंग, ये सब क्या है? आपके प्राइमरी सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? अब ये जो आपने एक्सट्रैक्ट किया नेचुरल रिसोर्सेज, अब आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और इनसे कुछ बनाना है आपको, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ये सब क्या है? आपका सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड इज़ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर पे आपकी सारी सर्विसेज और ट्रेड आ जाता है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, ये सब क्या है? टर्शरी सेक्टर है। अब इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होती हैं? वो 3 होती हैं बेसिक, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, क्या गुड्स या क्या सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस की जाए और कितनी क्वांटिटीज़ में उनका प्रोडक्शन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कैसे
कैसे आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज़ करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव मेथड का यूज़ करेंगे। थर्ड इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसको मिलेंगे ये गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इन तीनों का आंसर निकालना, ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिक इकोनॉमिक्स की। अब कुछ की टर्म्स जान लेते हैं इकोनॉमिक्स के। कुछ की टर्म्स क्या है, तो फर्स्ट इज़ जीडीपी। आप सबने सुना होगा, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होती है कि किसी एक कंट्री के अंदर एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, उसको ही हम जीडीपी कहते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर इन अ कंट्री इज़ नोन एज जीडीपी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी आपने खूब सुना होगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है या जो कमोडिटीज़ है उनकी प्राइजेस में राइज हो जाए, उनके प्राइजेस बढ़ने लग जाएं, तो इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। थर्ड इज़ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या होता है, तो बहुत ही ईजी है। डिमांड का मतलब कि कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, कंज्यूमर्स डिज़ायर टू बाय, इसको आप कहते हैं डिमांड। और सप्लाई क्या होती है, तो सप्लाई होती है कि क्या कितनी अवेलेबिलिटी है आपके पास उन गुड्स की। ठीक, तो ये हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई। फोर्थ इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो जो आरबीआई है ना, वो कुछ मेजर्स लेती है, कुछ स्टेप्स लेती है ताकि वो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो इसी जो पॉलिसी, इसके लिए ये पॉलिसी बनाती है आरबीआई। आरबीआई इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो पॉलिसी ये बनाती हैं मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। एंड एक और टर्म होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज़ नथिंग बट बजट। तो गवर्नमेंट का क्या रेवेन्यू है और कैसे एक्सपेंडिचर होगा, इन पॉलिसीज़ को आप क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। बहुत ही सिंपल से टर्म्स हैं, पर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो आगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है भाई, देखो। तो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है आपके रिसोर्स एलोकेशन में और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास स्कार्सिटी है किसकी, रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, उसमें हमारी हेल्प इकोनॉमिक्स करेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, गाइड्स बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड बजटिंग। किसी बिजनेस को या गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग में और बजटिंग में कौन हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट्स पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक्स क्या करता है, पॉवर्टी रिडक्शन कम करने में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में और ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है कि आप कैसी पॉलिसीज़ बनाए इकोनॉमिकली जो अच्छी हों, जिससे पॉवर्टी भी कम हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों को नौकरियां मिले और साथ ही साथ हमारी जो कंट्री है या कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमी ग्रो करे। नेक्स्ट इज इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट। साथ ही आपको नेशनल और ग्लोबल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी देता है, आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे नेशनल और ग्लोबल मार्केट को। इम्पॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स के, ये देख लो। अच्छा, अभी तो ये इम्पॉर्टेंस ही तो पढ़ा हमने, 2 बार 2 तरीके से लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे अब। तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अभी हमने देखा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है 1950 से। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलते थे, 2017 तक चले थे। 1951 से शुरू हुए, 2017 तक चले। तो 5 ईयर प्लान्स चलते थे, लेकिन बाद में जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थे वो प्लान करती थी पूरे 5 ईयर प्लान्स। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, तो अभी 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते। नेक्स्ट इज़ पब्लिक सेक्टर। इंडिया में पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ क्या क्या, पब्लिक सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनमें की इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रेलवेज़, डिफेंस, ये सब किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट की बात करें तो एग्रीकल्चर, रिटेल, एमएसएमईज इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। अब स्टैटिक फैक्ट्स की बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी एक बुक भी है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में इन्होंने लिखी थी,
क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज़ फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग। फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? तो इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलते थे, मैंने अभी आपको बताया। तो ये 1951 टू 1956 था और इसका मेन फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट इज़ आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। क्यों? ताकि ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सके। अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखा क्या होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। नीति आयोग की बात करें, मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, उस समय 5 ईयर प्लान्स थे। तो जब प्लानिंग कमीशन को हटाया गया तो उसकी जगह नीति आयोग आया। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हो गया 2015 में और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करें, आपकी मार्केट कैसी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। और ये इंडिविजुअल बिजनेसेस और नेशन को भी गाइड करती है कि कैसे वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर पसंद आया लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपने थॉट्स बताओ कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।